हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और ये भूगोल के जो प्रश्न हैं ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसी से लिए गए हैं। और इसमें देखिए, मैंने अभी तक आप लोगों को 10 क्लासेस की प्रैक्टिस करवा दी है। आज की क्लास जो है भूगोल की 11वीं क्लास है। अभी देखिए, पिछली क्लास से हम लोगों ने भौतिक भूगोल के प्रश्नों का अध्ययन करना शुरू किया है और इन प्रश्नों को देखिए मैं आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ करवाता हूं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके परीक्षा में अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका जो ऑप्शन आपको अगर बदल भी दिया जाएगा तो भी इन व्याख्या की मदद से आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और देखा जाए कि किस तरीके से आपके भौतिक भूगोल के अन्य प्रश्नों को भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, आज की क्लास में भौतिक भूगोल की जो क्लास है इसमें देखिए हम लोग को जो प्रश्न है वो कौन कौन से हैं। चट्टानों से संबंधित हैं, ज्वालामुखी से संबंधित हैं, भूकंप से संबंधित हैं, महाद्वीप से संबंधित हैं, देशों से संबंधित हैं और विभिन्न प्रकार के देश और महाद्वीप की जो सीमाएं होती हैं उनसे रिलेटेड। ये देखिए प्रश्न जो है टोटल संख्या में 60 हैं। इनको हम लोग दो पार्ट में करेंगे, एक पार्ट में 30 प्रश्न, फिर दूसरे पार्ट में 30 प्रश्न। तो दोनों को जब हम लोग कर लेंगे तब जाके इन पूरे टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 1 से लेकर 30 प्रश्नों को, जिसमें इनसे मिलते जुलते प्रश्न आपको रहेंगे। ठीक है, देखिए आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है, देखियो क्या है कि कौन सी चट्टान आग्नेय चट्टान नहीं है, यानी इसमें से कौन सी ऐसी चट्टान है जो आग्नेय चट्टान नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गया बेसाल्ट, दूसरा दिया है ग्रेनाइट, तीसरा दिया है बलुआ पत्थर और चौथा दिया है ग्रेवो। तो देखिए इनमें से जो आग्नेय चट्टान नहीं है वो देखिए कौन सी नहीं है। बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट भी आग्नेय चट्टान है, ग्रेवो भी है, बलुआ पत्थर जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपसे यही पूछ रहा है कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है। ठीक, देखिए आंसर क्या है सी। व्याख्या क्या होगा कि बलुआ पत्थर जो है अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक है जो रेत के कणों के दबाव और सीमेंटेशन से बनती है, जबकि अन्य तीन जो है आग्नेय चट्टान है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी होती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए आग्नेय चट्टान, दूसरा दिया है कायांतरित चट्टान, तीसरा दिया अवसादी चट्टान और चौथा दिया है कार्बोनेट चट्टान। तो सबसे पुरानी जो चट्टानें होती हैं देखिए वो कार्बोनेट चट्टान नहीं होती, अवसादी नहीं होती, कायांतरित नहीं होती, बल्कि कौन सी होती हैं, आग्नेय चट्टान। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि पृथ्वी की सबसे पहली हुई बनी चट्टानें जो है आग्नेय चट्टान होती हैं, क्योंकि वे सीधे पृथ्वी के भीतर पिघले हुए पदार्थ यानी लावा या मैग्मा से बनी हुई। यानी जब पृथ्वी के अंदर से जो लावा और मैग्मा बाहर आता है तो कई वर्षों के बाद वह जमा होकर ठंडा जब हो जाता है तो उन्हीं से चट्टानें बनती हैं। देखिए जब बेसाल्ट का कायांतरण होता है तो कौन सी चट्टान बनती है, यानी जो बेसाल्ट चट्टान है जब वो कायांतरित होती है तो कौन सी चट्टान बनती है पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए है ग्नीज, दूसरा दिया स्लेट, तीसरा दिया सर्पेंटाइन और चौथा दिया स्किस्ट। तो देखिए जब बेसाल्ट चट्टान कायांतरित होती है तो ग्नीस नहीं बनती है, स्लेट नहीं बनता है, स्किस्ट नहीं बनती, बल्कि कौन से बनते हैं, सर्पेंटाइन। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्पेंटाइन चट्टान जो है कायांतरित होकर बनती है। देखिए आंसर क्या है सी। व्याख्या क्या होगा कि बेसाल्ट के उच्च दाब और ताप पर कायांतरण से सर्पेंटाइन चट्टान बनती है जो हरी और चिकनी सतह वाली होती है। हरी होती है दिखने में और इसकी सतह कैसी होती है, चिकनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए है, ये आपका देखिए भूकंपों से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए पूछा जा रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया अटलांटिक महासागर, दूसरा दिया हिंद महासागर, तीसरा दिया है प्रशांत महासागर और चौथा दिया है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो देखिए रिंग ऑफ फायर जो है जिस महासागर से संबंधित है
वो देखिए अटलांटिक नहीं है, हिंद नहीं है, आर्कटिक नहीं है, बल्कि कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिए रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है बहुत ज़्यादा भूकंपें आती हैं, जिसकी वजह से इसका नाम इस तरीके से रखा गया। ठीक, सही उत्तर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि प्रशांत महासागर के किनारे सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसी कारण देखिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, यानी इसके किनारे जो है सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या ज्यादा है, तो इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, रिंग ऑफ फायर। यानी इसका मतलब है कि हर समय देखिए आग की ज्वालाएं जो ज्वालामुखी हैं उनसे निकलती रहती। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, ज्वालामुखी से निकलने वाले पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी से जो पिघला हुआ पदार्थ निकलता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो पहला देखिए दिया मैग्मा, दूसरा दिया लावा, तीसरा दिया राख और चौथा है गैस। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो पिघला पदार्थ है उसको देखिए गैस नहीं, राख नहीं, मैग्मा नहीं, बल्कि क्या कहा जाता है, लावा। यानी यह निकलकर जब ऊपर आकर जमता है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, लावा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सही उत्तर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर निकल आता है तो उसे क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। कौन सा ज्वालामुखी प्रकार सबसे शांत और ढालदार होता है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी का कौन सा प्रकार है जो सबसे शांत होता है और ढालदार होता है, ढालू होता है। पहला ऑप्शन देखिए दिया संयोजित, दूसरा दिया राख शंकु, तीसरा दिया है शिल्ड ज्वालामुखी और चौथा दिया है मिश्रित ज्वालामुखी। वह ज्वालामुखी देखिए जो सबसे शांत और ढालदार होता है वो संयोजित नहीं है, राख नहीं है, मिश्रित ज्वालामुखी नहीं, बल्कि कौन सा है, शिल्ड ज्वालामुखी है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सही उत्तर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि शिल्ड ज्वालामुखी जैसे मौना लोआ, हवाई, ये सब क्या है, पतले लावा के फैलने से बनते हैं और इनका विस्फोट जो है शांत रूप से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भूकंप का केंद्र बिंदु पृथ्वी के अंदर कहां पर होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए सतह पर, दूसरा दिया पृथ्वी के अंदर, तीसरा दिया महासागर में और चौथा दिया वायुमंडल में। तो भूकंप का जो केंद्र बिंदु होता है देखिए वो वायुमंडल में नहीं, महासागर में नहीं, सतह पर नहीं, कहाँ पर होता है, पृथ्वी के अंदर। और वो स्थान क्या कहलाता है, फोकस। ठीक है, यानी पृथ्वी के अंदर कहाँ पर होता है, फोकस से होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है भूकंप का केंद्र बिंदु। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि भूकंप की तरंगें जो है केंद्र बिंदु यानी फोकस से उत्पन्न होती हैं, जो पृथ्वी के भीतर स्थित। सतह पर इसका ठीक ऊपर का जो बिंदु है वो क्या कहलाता है, उपकेंद्र यानी एपी सेंटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्टर पैमाना किसका मापन करता है, यानी रिक्टर नामक पैमाने से किस चीज का मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया भूकंप की तीव्रता, दूसरा दिया भूकंप की गहराई, तीसरा दिया भूकंप की अवधि और चौथा दिया भूकंप का स्थान। तो रिक्टर पैमाना देखिए जिस चीज का मापन करता है वो भूकंप का स्थान नहीं है, भूकंप की अवधि नहीं है, भूकंप की गहराई नहीं, बकल क्या है, भूकंप की तीव्रता। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि रिक्टर पैमाना जो है भूकंप द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा यानी तीव्रता को दर्शाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को ज्ञात करने वाला जो यंत्र उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला दिया है सिज्मोग्राफ, दूसरा दिया है बैरोमीटर, तीसरा दिया है हाइग्रोमीटर और चौथा दिया है एनीमोमीटर। तो भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने वाला जो यंत्र है देखिए एनीमोमीटर नहीं है, हाइग्रोमीटर नहीं है, बैरोमीटर नहीं, बल्कि क्या है, सिज्मोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सही उत्तर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि सिज्मोग्राफ देखिए एक ऐसा उपकरण है जो पृथ्वी की कंपन तरंगों को दर्ज करके भूकंप की तीव्रता और समय निर्धारित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के अधिकतम झटके कहाँ पर महसूस होते हैं। जब भूकंप आता है तो सबसे ज्यादा झटका कहाँ पर महसूस होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया फोकस, दूसरा दिया उपकेंद्र यानी एपिसेंटर, तीसरा दिया सिज्मिक बेल्ट और चौथा दिया ज्वालामुखी क्षेत्र।
जब पृथ्वी की सतह पर देखिए भूकंप का अधिकतम झटका जो महसूस होता है वो देखिए फोकस पर नहीं होता है, सिस्मिक बेल्ट पर नहीं होता है, ज्वालामुखी क्षेत्र पर, बल्कि उपकेंद्र यानी एपी सेंटर पे होता है। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि उपकेंद्र जो है पृथ्वी की सतह पर वह स्थान है जो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर होता है। यहाँ पर झटके सबसे अधिक महसूस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया अफ्रीका, दूसरा दिया एशिया, तीसरा दिया यूरोप और चौथा दिया उत्तरी अमेरिका। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है, अफ्रीका नहीं, बल्कि कौन सा है, एशिया। एशिया देखिए दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और दोनों मामलों में, क्षेत्रफल के भी मामले में और जनसंख्या के भी मामले में। ठीक, देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि एशिया देखिए क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टियों से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह लगभग पृथ्वी की कुल भूमि का 30% भाग घेरे हुए, यानी पृथ्वी की संपूर्ण भूमि का 30% भाग जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से दो महाद्वीपों के बीच स्वेज नहर जो है स्थित है, यानी स्वेज नामक जो नहर है वो किन महाद्वीपों के बीच स्थित है, पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया एशिया और यूरोप, दूसरा दिया एशिया और अफ्रीका, दूसरा दिया यूरोप और अफ्रीका, तीसरा दिया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो स्वेज नहर देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच बिल्कुल नहीं है, एशिया और यूरोप के बीच में भी नहीं है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में नहीं, बल्कि कहाँ पर है, एशिया और अफ्रीका के सीमा पर स्थित है, बीच में है। इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि स्वेज नहर जो है मिस्र में स्थित है और यह एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, जिससे क्या होता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर जुड़ते हैं, यानी लाल सागर से होकर भूमध्य सागर में जो जाने का रास्ता है वो इसी नहर से होकर गुजरता है। ठीक, और ये कब बनी थी, 1869 में। ठीक, 1869 में ये बनाई गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यूरोप और एशिया के बीच की भौगोलिक सीमा किस पर्वत श्रृंखला को माना जाता है, कौन सी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। पहला देखिए दिया आल्प्स पर्वत, दूसरा दिया यूराल पर्वत, तीसरा दिया है कार्पेथियन पर्वत और चौथा दिया है रॉकी पर्वत। तो यूरोप और एशिया के बीच की जो भौगोलिक सीमा है निर्धारित करने वाला पर्वत है वो देखिए रॉकी पर्वत नहीं है, कार्पेथियन नहीं है, आल्प्स नहीं है, बल्कि कौन सा है, यूराल पर्वत है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि यूराल पर्वत जो है रूस में स्थित है और इसे यूरोप और एशिया के बीच की सीमा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा देश एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। ठीक, पहला ऑप्शन देखिए दिया रूस और तुर्की, दूसरा दिया है मिस्र, तीसरा दिया है तुर्की, चौथा दिया है रूस। तो देखिए इसमें जो दोनों देशों में फैला हुआ है वो देखिए रूस भी है, तुर्की भी है, मिस्र नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, रूस और तुर्की, यानी ये दोनों ऑप्शन दिया है, यानी ये दोनों है, यहाँ अलग अलग दिया है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होगा कि रूस और तुर्की दोनों क्या है, एशिया में भी है और यूरोप में भी। इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा, ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि रूस और तुर्की ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैले हैं। तुर्की का देखिए अधिकांश भाग जो है एशिया में है, जबकि इसका एक छोटा सा भाग जो थ्रेस के नाम से जाना जाता है ये यूरोप में स्थित है। और इस्तांबुल शहर जो है इसी विभाजन रेखा पर स्थित है, यानी जो तुर्की का इस्तांबुल शहर है वो किस में पड़ता है, यूरोप वाले क्षेत्र में। यह देखिए बास्फोरस जलमंडल से विभाजित है, इसे ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश भी कहा जाता है। कजाकिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया देशों का भी आंशिक हिस्सा देखिए इन दोनों महाद्वीपों में आता है। रूस का अधिकांश भूभाग एशिया में है, लेकिन राजधानी जो मॉस्को है वो यूरोप में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कौन से दो देशों के बीच की जो है रेड क्लिफ लाइन सीमा रेखा, यानी सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन के नाम से जो जानी जाती है, किन दोनों देशों के बीच में। तो पहला देखिए दिया भारत और चीन, दूसरा दिया भारत और पाकिस्तान, तीसरा दिया भारत और बांग्लादेश और चौथा दिया भारत और म्यांमार।
तो देखिए जिन देशों के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन है वो देखिए भारत और चीन नहीं है, भारत और बांग्लादेश नहीं, म्यांमार नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक, राइट ऑप्शन बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 1947 में भारत विभाजन के समय सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा यह सीमा रेखा निर्धारित की गई थी जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मैगिनो लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है, यानी मैगिनो जो लाइन है वो किन देशों के बीच स्थित है। तो पहला देखिए फ्रांस और जर्मनी, दूसरा दिया जर्मनी और पोलैंड, तीसरा दिया फ्रांस और बेल्जियम और चौथा दिया रूस और जर्मनी। तो देखिए जो मैगिनो लाइन है वो देखिए रूस और जर्मनी के बीच नहीं है, फ्रांस और बेल्जियम के नहीं, जर्मनी और पोलैंड के नहीं, बल्कि किसके बीच में है, फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सही उत्तर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से सुरक्षा के लिए मजबूत सीमा रेखा यानी रक्षा किलाबंदी के रूप में बनाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया, ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है। पहला ऑप्शन देखिए दिया भारत और पाकिस्तान, दूसरा दिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीसरा दिया है भारत और अफगानिस्तान और चौथा दिया चीन और नेपाल। तो ड्यूरंड रेखा देखिए चीन और नेपाल के बीच की रेखा नहीं है, भारत और अफगानिस्तान की थी पहले लेकिन अब नहीं है, भारत और पाकिस्तान की भी नहीं बल्कि किसकी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यानी जब भारत में पाकिस्तान था यानी आज़ादी से पहले तब ये भारत की सीमा रेखा थी, लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तब ये किसकी सीमा रेखा हो गई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 1893 ईस्वी में जब ब्रिटिश भारत था तो उस समय अफगानिस्तान के बीच यह सीमा रेखा खींची गई थी, लेकिन आज देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, कौन सी सीमा रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया 24वीं समांतर रेखा, दूसरा दिया 38वीं समांतर रेखा, तीसरा दिया 49वां समांतर रेखा और चौथा दिया 17वीं समांतर रेखा। तो देखिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो अलग करने वाली सीमा रेखा है वो 17वीं समांतर रेखा नहीं है, 49वीं समांतर नहीं है, 24वीं नहीं, बल्कि क्या है, 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 38वीं समांतर रेखा जो है कोरियाई युद्ध के बाद दोनों कोरियाई देशों के बीच सीमा रेखा के रूप में स्वीकार की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यानी हिंद महासागर में स्थित द्वीप के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन देखिए दिया श्रीलंका, दूसरा दिया मेडागास्कर, तीसरा दिया है मालदीव और चौथा दिया है सेशल्स। तो हिंद महासागर में स्थित जो सबसे बड़ा द्वीप है देखिए वो सेशल्स नहीं है, मालदीव नहीं है, श्रीलंका नहीं है, बल्कि कौन सा है, मेडागास्कर है। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। यानी मेडागास्कर जो है एक ऐसा द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि मेडागास्कर जो है अफ्रीका के पूर्वी तट के पास स्थित है और यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश पूरी तरह से अन्य देश से घिरा हुआ है, यानी कौन सा ऐसा देश है जो किसी देश से पूरी तरह से घिरा हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए दिया लेसोथो, दूसरा दिया नेपाल, तीसरा दिया स्विट्जरलैंड और चौथा दिया बोलीविया। तो वह देश देखिए जो किसी दूसरे देश से पूरी तरह से घिरा हुआ है वो देखिए बोलीविया नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है, नेपाल नहीं, बल्कि कौन सा है, लेसोथो है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि लेसोथो जो है दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह से घिरा हुआ है और यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो एक ही देश से चारों ओर से घिरा हुआ है। दुनिया में यही एकमात्र ऐसा देश है जो एक ही देश से चारों तरफ से घुमा है। बहुत से ऐसे देश होते हैं जो कई देशों से घिरे होते हैं, लेकिन ये केवल एक ही देश से घिरा हुआ है। अगला देखिए क्या है, पृथ्वी की सबसे पहली बनी हुई चट्टानें कौन सी, यानी पृथ्वी पर सबसे पहले बनी हुई चट्टान देखिए कौन से पूछा जा रहा है।
पहला दिया है कायांतरित चट्टान, दूसरा दिया आग्नेय चट्टान, तीसरा दिया अवसादी चट्टान और चौथा दिया है जैविक चट्टान। तो पृथ्वी की सबसे पहले बनी हुई जो चट्टान है देखिए वो जैविक चट्टान नहीं, अवसादी चट्टान नहीं, कायांतरित नहीं, बल्कि कौन सी है, आग्नेय चट्टान। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि आग्नेय चट्टानें जो है पिघले हुए पदार्थ यानी मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं और इनको ही सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है अवसादी चट्टानें किस प्रक्रिया से बनती हैं, यानी अवसादी चट्टानों के बनने की प्रक्रिया पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन देखिए ठंडा होने से, दूसरा दिया जमाव और संगठन से, तीसरा दिया है कायांतरण से और चौथा दिया वाष्पन से। जो कि जो अवसादी हैं वाष्पन से नहीं, कायांतरण से नहीं, ठंडा होने से नहीं, बल्कि जमाव और संगठन से। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि अवसादी चट्टानें जो हैं पानी या हवा द्वारा लाई गई परतों के दबाव से बनती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सी चट्टान आग्नेय नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है बेसाल्ट, दूसरा दिया है गैब्रो, तीसरा दिया बलुआ पत्थर, चौथा दिया ग्रेनाइट। तो देखिए इनमें से जो चट्टान आग्नेय नहीं है, बेसाल्ट देखिए आग्नेय चट्टान है, गैब्रो भी है, ग्रेनाइट भी है, बलुआ पत्थर जो है वो आग्नेय चट्टान नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, राइट आंसर सी है। व्याख्या क्या होगा कि बलुआ पत्थर देखिए एक अवसादी चट्टान है जो रेत के कणों से बनती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कायांतरित चट्टानें किससे बनती है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है केवल आग्नेय चट्टानों से, केवल अवसादी चट्टानों से, अन्य चट्टानों से, मिट्टी से। देखिए कायांतरित चट्टानें जो बनती हैं केवल आग्नेय से नहीं, केवल अवसादी से नहीं, मिट्टी से नहीं, बल्कि अन्य चट्टानों से बनती हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है सी। व्याख्या क्या होगा कि कायांतरण जो है उच्च ताप एवं दाब के कारण किसी भी चट्टान के रूप संरचना में परिवर्तन से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है क्या कि गनीस जो है किस प्रकार की चट्टान का कायांतरित रूप है। पहला ऑप्शन देखिए दिया ग्रेनाइट, दूसरा दिया सेल, तीसरा दिया बलुआ पत्थर, चौथा दिया बेसाल्ट। तो गनीस देखिए जिस प्रकार की चट्टान का कायांतरित रूप है वो देखिए बेसाल्ट नहीं है, बलुआ पत्थर नहीं है, सेल नहीं, बल्कि ग्रेनाइट है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए सही उत्तर क्या है, ए। व्याख्या क्या है कि ग्रेनाइट के कायांतरण से गनीस बनती है जिसमें क्या होता है परतदार बनावट। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लिया कोयला किस प्रकार की चट्टान है, यानी कोयले के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया जैविक अवसादी, दूसरा दिया है कायांतरित, तीसरा दिया आग्नेय और चौथा दिया है कृत्रिम। तो कोयला देखिए जिस प्रकार की चट्टान है वो देखिए कृत्रिम नहीं है, आग्नेय नहीं है, कायांतरित नहीं, बल्कि कैसी है, जैविक अवसादी चट्टान है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि कोयला जो है पौधों के अवशोषों से बना एक जैविक अवसादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है संगमरमर किससे बनता है, यानी जो मार्बल होता है उसके बनने के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया चूना पत्थर, दूसरा दिया बलुआ पत्थर, तीसरा दिया सेल और चौथा दिया बेसाल्ट। तो संगमरमर देखिए बेसाल्ट से नहीं बनता है, सेल से नहीं बनता, बलुआ पत्थर से नहीं, बल्कि किससे बना होता है, चूना पत्थर से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि चूना पत्थर के कायांतरण से संगमरमर बनता है जो अत्यंत चिकना और सख्त होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए दिया अवसादी चट्टान, दूसरा दिया कायांतरित चट्टान, तीसरा दिया है आग्नेय चट्टान और चौथा दिया है सभी में। तो देखिए जिस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं सभी में नहीं होगा, आग्नेय नहीं होगा, कायांतरित नहीं होगा, बल्कि किसमें होगा, अवसादी चट्टानों में। तो अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है, जीवाश्म। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि जीवाश्म केवल अवसादी चट्टानों में मिलते हैं क्योंकि ये जीवों के अवशेषों को सुरक्षित रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए
बेसाल्ट जो है किस प्रकार की चट्टान है? पहला ऑप्शन देखिए दिया अंतःस्थ आग्नेय, दूसरा दिया बाह्य आग्नेय, तीसरा दिया कायांतरित और चौथा दिया अवसादी। तो बेसाल्ट जो है अवसादी चट्टान नहीं है, कायांतरित नहीं है, अंतःस्थ आग्नेय नहीं, बल्कि क्या है, बाह्य आग्नेय चट्टान है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि बेसाल्ट जो है लावा की सतह पर ठंडा होने से बनती है, इसलिए इसे बाह्य आग्नेय कहा जाता है। यानी बनती कैसे है? जब लावा सतह पर ठंडा हो जाता है उसके द्वारा बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की अधिकांश सतह किस चट्टान से बनी है? पूछा जा रहा है पृथ्वी की जो अधिकांश सतह है वो किस चट्टान से बनी है। पहला ऑप्शन देखिए दिया ग्रेनाइट, दूसरा दिया बेसाल्ट, तीसरा दिया ग्नीस, चौथा दिया सेल। तो पृथ्वी की जो अधिकांश सतह है देखिए वो जिस चट्टान से बनी है, सेल से नहीं, ग्नीस से नहीं, ग्रेनाइट से नहीं, बल्कि किससे बनी है? बेसाल्ट से। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि पृथ्वी की जो सतह है उसका अधिकांश भाग जो है बेसाल्ट से निर्मित है, और विशेषकर खास करके जो महासागरों का तल है वो इससे निर्मित है। ठीक, तो आज की क्लास में देखिए 30 प्रश्नों का ही अध्ययन किया जाए, बाकी के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की आज की क्लास जो है सही से पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो आप लोग मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक धैर्यपूर्वक बनाए रखें, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।